साहिबगंज से बताते हैं, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बरहरवा थाना क्षेत्र के बेबतपुर ग्वालखोर गांव में की गई है। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वो हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी और इसी मामले में वर्धमान थाना में दर्ज कांड में गिरफ्तारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि उसे शनिवार को वर्धमान पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां ईओयू ने हवलदार अनुदेशक परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना की ओर से होमगार्ड के हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा के पेपर पत्र लीक मामले में कार्रवाई की गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और जांच के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बेऊर जेल भेज दिया गया। ईओयू पूरे पेपर लीक नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते हैं, जहां नगरनौसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूटपाट की गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पिस्टल का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश संचालक से 20,000 रुपए कैश और एक लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी सीएसपी संचालक से करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई थी। पुलिस मामले की जांच और छापेमारी कर रही है। और अब वैशाली से बड़ी खबर, जहां जुड़ावनपुर थाना इलाके में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए जुड़ावनपुर और राघोपुर थाना की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। वहीं एसपी शुभांक मिश्रा ने भी हालात का जायजा लिया है और जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। पहले से पिलर को हटाने को लेकर विवाद चल रहा था और कल रात को इसमें पंचायती भी हुई है। कल शाम को उसी में लेकर विवाद बढ़ गया और सुबह पे आके पहले से तैयारी करके पिस्टल लाके पिस्टल या तो देशी कट्टे से उसको मौका वारदात पर वहीं पर चेहरे पे एक गोली लगी हुई है, बाईं तरफ आँख में जी। एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड नहीं है। बाकी हम लोग एफएसएल के थ्रू बाकी जो एविडेंस है सब कलेक्ट कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर नालंदा से है, जहां हरनौत थाना क्षेत्र के रुपसपुर गांव में बंद पड़े एक मकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात चोरों ने मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में एंट्री ली और करीब 2 लाख रुपए कैश, लगभग 18 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। मकान मालिक जितेंद्र कुमार का परिवार अभी पटना में रहता है। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। और अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पटना से बड़ी खबर है, पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप 2047 को लेकर अधिसूचना जारी। जमीन की खरीद, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक हटी है। अधिसूचना जारी होते ही प्रतिबंध खत्म हुआ। 60 दिनों तक आमजन से सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी। सुझाव के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आधुनिक और विश्व स्तरीय टाउनशिप के विकास को रफ्तार मिलेगी। मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया, विकसित बिहार विजन को बल मिलेगा। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आम लोगों के लिए ये बड़ी खबर, अब सरकार की तरफ से रोक हटा दी गई है। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। योजना को लेकर अधिसूचना सरकार ने जारी की है, जिसमें जमीन खरीद बिक्री पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि बिहार में 12 सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा और उसमें कुछ जगह ऐसे थे जहां पे
जमीन को खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, जिसे इसमें पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड जो टाउनशिप है वहाँ पे खरीद बिक्री पर जमीन के क्रय बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, या फिर जो हस्तांतरण होता है उस पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन अभी तमाम जो बंदिशें लगाई गई थी वो हटा लिया गया है। अभी जो जानकारी मिली है कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि भूमि के जो क्रय विक्रय होता है, यानी कि खरीदना और बेचना और साथ ही ट्रांसफर करना, उस पर रोक जो है वो हटा ली गई। ये सबसे बड़ी खबर है कि भूमि के क्रय विक्रय और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है। और ये पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास योजना का जो होना था उसे लेकर ये बड़ा फैसला हुआ। इसके अलावा अधिसूचना जारी होते ही, जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी की गई, जमीन की खरीद बिक्री पर रोक समाप्त कर दी गई। आज बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और 60 दिनों तक, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 60 दिनों तक जो जमीन के मालिक है उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, आमजनों से भी सुझाव मांगे जाएंगे, उनकी आपत्तियां क्या है, क्या क्या कुछ सुझाव दिया जाता है, वो तमाम चीजें मांगी जाएंगी। और साथ में जब तमाम सुझाव आएंगे उसके बाद जो योजना है, जो पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण होगा, उसके बाद उस सुझाव के आधार पर योजना को फिर आगे अंतिम रूप दिया जाएगा। जैसे में बिहार सरकार की कोशिश है कि एक ऐसा आधुनिक और व्यवस्थित शहर का निर्माण कराया जाए जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और चूंकि राजधानी पटना के ठीक बगल में ये पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण होना है, तो उसके लिए और भी महत्व इसका बढ़ जाता है। और जाहिर तौर पर बिहार सरकार की कोशिश है कि आधुनिक और सुनियोजित शहर के विकास के लिए तेज गति मिलेगी, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ पे जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मानना है कि जो सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा वो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, और जो कनेक्टिविटी है, चूंकि पटना के नजदीक में है ये पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट, इसलिए और भी महत्व इसका बढ़ जाता है। तो जाहिर तौर पे अगर पटना के बगल में इतने बड़े विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर कनेक्टिविटी हो, अगर ये सब होगा तो ये सैटेलाइट टाउनशिप का महत्व और ये कितना खूबसूरत है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण का अनुकूल और नागरिक केंद्रित विकास मॉडल भी तैयार होगा। जो बिहार के मुख्यमंत्री, जो बिहार के नगर विकास मंत्री है नीतीश मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि टाउनशिप से बिहार के शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास योजना की अधिसूचना जारी हो गई है और भूमि के क्रय विक्रय और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाई गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार में मंत्री के सामने ही सरकारी योजनाओं में घूसखोरी की पोल खुल गई है। SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने अपने कानों से खुद सुना कि कैसे लोगों से योजना का लाभ दिलाने या काम के नाम पर कमीशन खोरी की जाती है। मामला सीतामढ़ी का है। SC/ST एक्ट के मामले में एक फरियादी को अनुदान की राशि दी जानी थी, जिसके लिए जिला कल्याण विभाग के ऑफिस में बैठा एक डेटा ऑपरेटर 50,000 रुपए घूस मांग रहा था और ये सब कुछ हो रहा था पटना में मंत्री लखेंद्र पासवान के दफ्तर में। उनके सामने, मंत्री के सामने ही फरियादी फोन पर डेटा ऑपरेटर से बात कर रहा था और फोन स्पीकर मोड पर था। घूसखोरी की पूरी कहानी मंत्री अपने दफ्तर में बाकी लोगों के सामने ही सुन रहे थे और इसके बाद लखेंद्र पासवान ने तुरंत जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन लगाया। तुरंत उस घूसखोर डेटा ऑपरेटर के साथ ही बाकी आरोपियों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया। बोले कितना खर्चा वर्चा होगा? खर्चा वर्चा कितना होगा? आएंगे तब कहिएगा ना, बोलिए ना, तंगा बोलिए ना, तो वो सबके लेना ना पड़ेगा तब ना हम लेकर आएंगे। हाँ सब बड़ा मिला के बोलिए ना कितना। हाँ 50,000। अच्छा 50,000 ठीक है, ठीक है हम भेज देते हैं। बोले कितना खर्चा वर्चा होगा? हेलो, लखेंद्र पासवान बोल रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढ़ी। सर राजकुमार बोल रहे हैं सर। हाँ सर, सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी बोल रहे हो? जी जी जी। वहाँ आपके यहाँ चंदन कुमार कौन है डाटा ऑपरेटर में, कार्यालय में? चंदन कुमार है सर डाटा ऑपरेटर। कौन है वो? डाटा ऑपरेटर है सर, चंदन है। उसका मैं सुन रहा था कि किस प्रकार वहाँ एक SC/ST एक्ट केस हुआ है सीतामढ़ी कार्ड सखी। हलो तो जी कितना केस संख्या है? यहाँ 10 आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है सीतामढ़ी का।
और उसको SC/ST एक्ट केस में उसको अनुदान के राशि जो आपके यहाँ से जाना है, उस केस में वो चंदन कुमार जो है वो 50,000 रुपया मांग रहा है। अभी तो मैं सुन लिया रिकॉर्डिंग। उसको तुरंत सस्पेंड करो, उसको वहां से नौकरी दो। डाटा ऑपरेटर है ना वो, अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे, आप पर भी। बीजेपी युवा मोर्चा ने जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर बोकारो डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने नौकरी बेचने का भी आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में गिरोह बनाकर नौकरी बेची जा रही है। देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे झारखंड में जेपीएससी जेएससीसी के विरोध में जिस तरह से वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे जेपीएससी जेएससीसी का सीट बेचने का काम किया है, उस पर जिस तरह से धांधली हो रही है, उसके विरोध में आज भाजपा बोकारो आज हम लोग जिला मुख्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाकर हम लोग महामहिम जी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द यदि हमारे जेपीएससी का जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाला पे जो हो रही कार्रवाई को इसको जल्द से जल्द निष्पादन करे और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस दानापुर से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें दानापुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय रघुनाथ टोला उदाउदपुर की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूल परिसर में हंगामा, बच्चों की शिकायत और गोदाम में रखे चावल की जांच होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि चावल में कीड़े हैं और पुराने स्टॉक से बदबू आ रही है, जबकि इसी चावल से बच्चों का मिड डे मील तैयार कराया जा रहा था। बच्चों का आरोप है कि भोजन में अक्सर कीड़े मिलते हैं, इसलिए कई छात्र मिड डे मील खाना ही नहीं खाते। उनका ये भी कहना है कि मेन्यू के मुताबिक ना अंडा मिलता है, ना ही मौसमी फल मिलते हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी स्कूल पहुंचे और गंभीर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाना में जाते हैं तो खाना टूटने फटने लगता है। हाँ। हम बनवा दिए। हाँ। कौन स्कूल है? कौन स्कूल के? कीड़ा वाला चावल मिला था, हम आए साइन करे देखे तो बच्चा के छिपा में चावल था, तो वही हम बोले कि ये सर बच्चा के छिपा में चावल है, ये चावल बदली करा दीजिए। तो मैं बदली का चीज होगा, यही सब खाएगा फटाक सुन के, सब क्या करेगा सर। इंफेक्शन में तो सचिव ने हमको बताया कि बच्चा लोग का कीड़ा का खाना खाया जा रहा है। चावल में अभी 1-2 महीना से कीड़ा वाला खाना है। जब वो प्रिंसिपल को चेताया गया, प्रिंसिपल को बोला गया, तो प्रिंसिपल बोला कि जो हमको मिला वही खिलाएंगे, हम अलग से ला के नहीं खिलाएंगे। देखो बारे तुम कितने समझ बस आज तुम बोला हम की हर रफी दे वाला। हां, हर रफी हम की दे वाला था। सारा चावल में कीड़ा। हां, सारा का चावल मार के देख लीजिए सर, सारा चावल कीड़ा। पिछले साल का मतलब चावल है, वो तो रजिस्टर से पता चल जाएगा कब पता। तो चावल पर चावल जैसे आते गया वो गिर गया, ये लोग का किया ऊपर से गिरा के बनाते चला गया। जब मतलब शिकायत आया, देखे तब भात में जब कीड़ा निकला तो हम उसको खोल के देखे, तब कहें कि मतलब इसको जो है चून फटक के फ्रेश मतलब बनाइए। देश दुनिया की खबरों पर अब नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर कर जंतर मंतर पर हुई घटना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया ने देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं कही जा सकती है। पीएम मोदी ने माना कि इस घटना से लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है, खासकर जब बेटियों के मुंह से इस तरह के शब्द सुनाई दें तो समाज को दुख पहुंचता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से देखने की जरूरत है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको कर। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पीएम मोदी को गाली देने वाली वायरल लड़की ने माफी मांगी है। वायरल गर्ल ने पीएम मोदी और देशवासियों से माफी मांगी। हाल ही में इस लड़की के खिलाफ नोएडा में 0 नंबर पर एफआईआर दर्ज हुई। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में 5 बार वीडियो संदेश जारी किया है, और पीएम ने पहली बार 23 जुलाई को वीडियो संदेश जारी किया और कैबिनेट में पेपर लीक पर बिल लाने का वादा किया। इसके बाद पीएम मोदी ने 24 जुलाई, 28 जुलाई और 30 जुलाई को बिल पारित होने के बाद भी वीडियो संदेश जारी किया। 31 जुलाई को पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाले छात्रों को माफी देने की बात कही। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और सांसद अवधेश प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी में तीनों के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई संतों के विरोध और शिकायत के बाद हुई। पातालपुरी के महंत बालक दास अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और तीनों नेताओं के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। वारंटों के आक्रोश के बाद वाराणसी पुलिस ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में किया गया है। बता दें कि आज वाराणसी में दर्जनों की संख्या में संत
कोतवाली स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पर तहरीर दिया इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के। संतों में आक्रोश था कि संत का भेष धारण कर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है वो संत वेशभूषा का अपमान है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। तेल गैस भंडार बढ़ाने का सरकार का मेगा प्लान है। 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। 84,084 करोड़ की लागत वाली ये योजना 2030-31 तक लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य समुद्र की गहराइयों में छिपे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज तेज करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। बड़ी खबर कश्मीर से है, जहां कुलगाम जिले में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारी, जिसमें दोनों मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर की कल ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे मजदूर की मौत आज हो गई है। पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले के शिकार दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम में काम करते थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर मारा गया। सीएम उमर अब्दुल्लाह ने मृतक परिवारों के लिए 10-10 लाख मुआवजा का ऐलान किया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं नदियां और नाले उफान पर हैं तो कहीं शहरों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जबकि तेज बहाव में वाहन तक बहते दिखाई दिए। हम आपको तापी, डांग, सूरत, आनंद, छोटा उदयपुर और नर्मदा की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो गुजरात के हालात को बयां कर रही है। हर जगह पर नदी और नाले उफान पर हैं, वो चाहे तापी हो या डांग। सूरत, आनंद, छोटा उदयपुर और नर्मदा के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। और अब बात उत्तराखंड की करें तो उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने और फिसलन होने के कारण यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई। प्रशासन ने श्रद्धालु और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाया। वहीं बड़कोट नौगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण मलबा आने से यातायात बाधित हो गया था, जिसे हटाकर सड़क को फिर से चालू कर दिया गया है। प्रशासन नदियों के जलस्तर और मौसम के स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, जहां मधेश इलाके में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लागू करना पड़ा। शांति बहाल करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक कांवड़ यात्रा की तैयारी के दौरान धार्मिक झंडे लगाने और तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर ये बवाल हुआ था। अगस्त महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लाखों कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। 1 अगस्त 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कटौती की गई। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2930 रुपए से घटकर 2738 रुपए हो गई है। वहीं पटना में से कीमत 3227 रुपए से कम होकर 3018 रुपए हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 9वां दिन भारत के लिए खास है। भारत ने कई मेडल पक्के किए हैं। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रच दिया। दोनों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अस्मिता ने महिलाओं की 48 केजी वेट क्लास में कनाडा की हेडी कोच को हराया है। हर्ष ने पुरुषों के 60 केजी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को मात दी है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के अब 19 मेडल हो गए हैं।